जय हिंद दोस्तों, सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर परफेक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि हम लोग की स्पेशल सीरीज चल रही है बिजनेस स्टडीज की स्पेशल सीरीज बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसमें आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने आपको बता दिया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस एनवायरनमेंट। तीन चैप्टर्स का कवरेज 16 मार्क्स है, तो 80 में से 16 मार्क्स तीन चैप्टर से कवर हो रहे हैं। तो आपको स्पेसिफिकली कैसे कैसे सिस्टमेटिकली सारे वीडियोस को देखना है और एक एक चीजों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए आइए सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के लर्निंग गोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या टॉपिक हमको इसके अंदर पढ़ना है, क्या क्या बातें समझना है। सबसे पहला क्या है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का क्या रहा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या रहा है, ये हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे अब जब किसी चीज का कॉन्सेप्ट या मीनिंग या डेफिनेशन हम लोग सीख चुके हो तो उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दूसरा हमारा टॉपिक हो गया, लर्निंग गोल होगा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है। फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिस्टमैटिकली एक एक ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपको 1% भी समझ में ना आए, ऐसा कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। बस आप वीडियोस को शुरू से अंत तक सिस्टमैटिकली देखते रहें और पूरा माइंडफुलनेस के साथ देखें। माइंडफुलनेस का मतलब जो बातें मैं बता रहा हूं उस बात को आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, वो बात आपके दिमाग में जानी चाहिए, मतलब माइंडफुली आपको एक एक बातों को सुनना है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बाद लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या लेवल्स हैं, फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और फिर कोऑर्डिनेशन एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं बताता हूं यहाँ पे उसको आप ध्यान से सुनते हैं तो दो तरह की मेमोरी होती है। एक तो आपकी ब्रेन मेमोरी होती है, साथ ही साथ मसल मेमोरी होती है। मसल मेमोरी का मतलब ऐसे आप समझिए कि आप बाइक या साइकिल चलाते हैं तो उसमें आपको ब्रेक मारने के लिए दिमाग से परमिशन नहीं लेना, ब्रेन से परमिशन नहीं लेना पड़ता है कि हाँ मैं ब्रेक मारूं, आगे पत्थर आ गया, या मैं एक्सेलरेट करूं, गाड़ी और तेजी से भागे, बाइक और तेजी से भागे। तो वो आपके हाथ यानी हाथ की मसल्स को पहले से पता होता है किस समय ब्रेक मारना है, किस समय एक्सेलरेट करना है, किस समय क्लच दबाना है, किस समय आपको गियर चेंज करना है। ये सारी चीजें आपकी मसल्स पहले से अंडरस्टैंड कर चुकी होती है, पहले से उनके दिमाग में ये चीज उनको ये चीज समझ में आ चुकी होती है। वैसे सेम यहाँ पे भी सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको मसल मेमोरी में, कि आपका हाथ कोई भी केस स्टडी पढ़े तो उसको लिखने पे मजबूर हो जाए, तुरंत लिखना उसको शुरू कर दे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को आइए हम लोग डीप में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के 8 लर्निंग गोल्स में सबसे पहला लर्निंग गोल मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते और समझते हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले हमने आपको बता रखा हुआ है कि 4 चीजों पे, जब भी कोई कॉन्सेप्ट को आप पढ़ने जा रहे हैं तो 4 चीजों पे आप ध्यान रखेंगे। 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, पहले टाइप का क्वेश्चन रहेगा रिमेम्बरिंग यानी फैक्चुअल कॉन्सेप्ट से, जो चीजें आपको याद रखना है, मतलब सिंगल लाइनर या सिंगल वर्ड वाले आंसर्स। तो आपको पहला रिमेम्बरिंग या फैक्ट को ध्यान देना है। दूसरा आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। फिर तीसरा आपको उसके एप्लीकेशन पे ध्यान देना है। चौथा उसके एनालिसिस और एप्लीकेशन दोनों पे ध्यान रखना है। इस 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। तो इन चारों टाइप की हर एक कॉन्सेप्ट्स के चारों एस्पेक्ट को हम कवर करते हुए यहाँ पे पढ़ाएंगे। आपको पूरा माइंडफुली फोकस्ड होके हमारे पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। आपको बहुत कम एफर्ट में सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आने वाले हैं। तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट्स की हम लोग बात करेंगे। मीनिंग या कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, आप मैनेजमेंट का मतलब अभी क्या समझते हैं। इससे पहले आपने मैनेजमेंट जो सुना हुआ है, आपने मैनेजमेंट देखा होगा। मैनेजमेंट का मतलब किसी चीज को मैनेज कर लो। जब भी किसी चीज को मैनेज करने की बात आती है तो जनरली आता है कि जो भी काम है वो हमारा टारगेट या काम क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। बस इसी बात में कुछ टेक्निकल चीजें और ऐड करके जो मैनेजमेंट की बात है वो यहाँ पे रखी गई है। तो मैनेजमेंट का मतलब अगर ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे पहले डिफरेंस की अगर बात कर लें तो इसको हम
ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को हम हनुमान से डिनोट कर सकते हैं और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को हम भगवान श्री राम से डिनोट कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का ये कहता है कि किसी भी पर्सन से कितना से ज्यादा काम रखा जाए कि उसको ज्यादा से ज्यादा काम करवा लिया जाए, मतलब एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा काम करवाना, ये हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को डिनोट करता है। लेकिन भगवान श्री राम जैसा कैरेक्टर, वैसे भी आपका लॉकडाउन चल रहा है तो आपको हनुमान के कैरेक्टर को नहीं प्ले करना है, आपको श्री राम जैसा कैरेक्टर प्ले करना है, श्री राम जैसे कैरेक्टर को फॉलो करना है। उनका मानना यह है कि छोटा सा छोटा कैरेक्टर, छोटा सा छोटा पर्सन, उसका अपना एक रोल है, कंट्रीब्यूशन है किसी भी टारगेट को अचीव करने में। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि सारे पर्सन ने टीम स्पिरिट के साथ किसी टारगेट या गोल्स को अचीव करना। अब आइए उसी बात को टेक्निकली हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं, प्रोसेस ऑफ अटेनमेंट और अचीवमेंट, किसी चीज को पाना, ऑफ गोल्स और टारगेट बाय यूजिंग गिवन रिसोर्सेस इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब किसी टारगेट या गोल को अचीव करना, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो उन रिसोर्सेज को यूज करके गोल से टारगेट को अचीव करना, मैनेजमेंट की जनरल मीनिंग समझ में आ गई। अब इसमें जो भी टेक्निकल वर्ड्स यूज हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि केस स्टडी में हमने कहा कि 4 रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इन चारों बातों पे हम लोग बात करेंगे। तो इस सेंटेंस की जो सिंपल से हमने डेफिनेशन लिख रखा हुआ है, इस डेफिनेशन के कुछ टेक्निकल वर्ड्स का क्या मतलब है। सबसे पहले यहां पे हमने क्या लिखा, ये क्या है, प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या क्या बातें शामिल होंगी यहां पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस, जब भी मैनेजमेंट की बात होगी तो प्रोसेस में सबसे पहले क्या आएगा, प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर आएगा कंट्रोलिंग। इतनी बातें हम लोग, मतलब कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ये सारे फंक्शंस हमको करना पड़ता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इन सभी टॉपिक का डिटेल एक चैप्टर भी है, हर चैप्टर से हर एक टॉपिक से डिटेल में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। फिर प्रोसेस के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अटेनमेंट या अचीवमेंट, तो गोल से टारगेट को अचीव करना मैनेजमेंट, ये बात हमको समझ में आ गई। फिर हम लोग यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज का मतलब बेसिकली होता है, रिसोर्स का मतलब तो वो चीजें जो हमारी नीड या वांट को सेटिस्फाई करती हैं। तो बिजनेस की अगर बात करें या बिजनेस के टारगेट या गोल्स की बात करें, तो बिजनेस के टारगेट या गोल्स को अचीव करने में क्या क्या चीजें सेटिस्फाई करती हैं। बेसिकली 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है, 3 पार्ट में रिसोर्सेज को बांटा गया है। पहला, सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पहला पार्ट क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिर दूसरा पार्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर उसके बाद फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज में मशीनरी या गुड्स वगैरह आ जाएंगे जिससे हम अपने टारगेट या गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो अगर प्रोसेस की हमने बात किया तो प्रोसेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो गया। और रिसोर्सेज में हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल का मतलब हो जाएगा जब मनी या मनी से रिलेटेड कोई हमारे पास रिसोर्स हो। तो किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट के लिए या टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमको मनी की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज यानी पर्सनल या एम्प्लॉइज की बात कर ले, और फिर फिजिकल रिसोर्सेज यानी गुड्स या मशीनरीज वगैरह की बात कर ले। तो रिसोर्सेज को यूज करके, इन प्रोसेस को फॉलो करके किसी टारगेट को अचीव करना कैसे। अभी 2 बातें बची हुई हैं, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इफिशिएंटली और इफेक्टिवली का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग आइए देखते हैं। एक पार्ट में लिखते हैं इफिशिएंसी और एक तरफ लिखते हैं इफेक्टिवनेस। चलिए, इफेक्टिवनेस एक तरफ लिखते हैं, इफेक्टिवनेस, और एक तरफ लिखते हैं इफिशिएंसी। दोनों का मतलब क्या होता है, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। सबसे पहले इफेक्टिवनेस का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन, किसी काम को कंप्लीट करना, गेटिंग थिंग्स डन इन गिवन टाइम। जो भी टाइम दिया गया है
उस गिवन टाइम में अगर किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्या है, इफेक्टिव हैं। फिर इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? इफिशियंसी का मतलब हो जाता है गेटिंग थिंग्स डन विथ मिनिमम कॉस्ट और बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो दो बातें आपको समझ में आ गई। पहला कि इफेक्टिवनेस का मतलब काम को कंप्लीट करना टाइम पे, और दूसरा इफिशियंसी का मतलब होगा कि काम को कंप्लीट करना लेकिन कम से कम कॉस्ट लगे, कम से कम रिसोर्सेज को यूज किया सके, यानी रिसोर्सेज को सबसे अच्छे तरीके से यूज करके काम को कंप्लीट करना क्या है, इफिशियंसी है। अभी इसमें हम केस स्टडी भी करेंगे तो ज्यादा मीनिंग और क्लियर हो जाएगी। और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपके आते हैं। फिर अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, ये फोकस करता है, फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ गोल या टारगेट। किस पे फोकस करता है कि गोल या टारगेट हमारा कैसे अचीव होगा। और ये हमारा इफिशियंसी का अगर मतलब हम बात करें तो इट फोकस ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हमारा कम से कम कॉस्ट में, या इसे कह सकते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। मतलब हमारा इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो इफेक्टिवनेस हमको बताता है कि कैसे हमारा फोकस मेन होता है टारगेट्स को अचीव करना, और इफिशियंसी का मतलब हो जाता है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब इनपुट आउटपुट रिलेशन, कम से कम इनपुट को यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना हमारा क्या है, इफिशियंसी है। अब इफेक्टिवनेस में तीसरी मीनिंग अगर बात करें, तीसरे मतलब क्या होता है, यहां पे इसका मतलब होता है डूइंग राइट टास्क, सही काम को करना क्या है, इफेक्टिवनेस है। और डूइंग टास्क इन राइट वे, सही तरीके से काम करना क्या है, इफिशियंसी है। मतलब अब हमने कहा मैनेजमेंट की अगर मीनिंग एकदम क्लियर कट, आपके एकदम क्लियर क्रिस्टल की तरह आपकी मीनिंग, आपके दिमाग में मीनिंग आ जानी चाहिए। सबसे पहले हमने मैनेजमेंट की मीनिंग बताया। मैनेजमेंट का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट और अटेनमेंट ऑफ गोल और टारगेट बाय यूजिंग गिवन रिसोर्सेज, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस के साथ किसी टारगेट या गोल को अचीव करने के प्रोसेस को मैनेजमेंट कहा जाता है। इफेक्टिवनेस का मतलब आपको समझ में आ गया कि किसी काम को कंप्लीट करना टाइम रहते हुए, और जो सही काम है उसको कंप्लीट करना। और इफिशियंसी का मतलब होता है काम को कम से कम कॉस्ट लगा के, कम से कम पैसा लगा के, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके किसी टास्क को कंप्लीट करना है, किसी टारगेट को अचीव करना क्या है, इफिशियंसी। आइए इस पे फटाक से हम लोग केस स्टडी कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट की और क्लियरिटी हम लोग को हो जाए। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूं, बताइए। यहाँ पे सबसे पहले इसको हटा देते हैं हम, या रहने देते हैं। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ABC Limited received a new order of 10,000 mobile phones to be delivered in 10 days. फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ABC Limited received a new order of 10,000 mobile phones to be delivered in 10 days, failing which the contract will be null and void. To complete this production manager planned to outsource the production so that order could be delivered on time.
द आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द कॉस्ट बाई 30%। सबसे पहले क्वेश्चन की मीनिंग समझते हैं। कह रहा है कि 10,000 मोबाइल फोन्स का ऑर्डर मिला डिलीवरी के लिए 10 दिन के अंदर, लेकिन उसको अगर नहीं ऑर्डर कर पाए, डिलीवरी 10 दिन के अंदर नहीं कर पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड का मतलब होता है खत्म माना जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। 10 दिन के अंदर अगर हम अपना ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं तब तो उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा, अदरवाइज का मतलब नहीं होगा। फिर इसका रिजल्ट क्या निकला, हमने आउटसोर्स कर लिया, प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या कर लिया, उसको आउटसोर्स कर लिया। आउटसोर्स का मतलब हो जाता है कि किसी बाहर की कंपनी, किसी और कंपनी की हेल्प से कुछ उसमें प्रोसेस को दे दिया ताकि वो कंपनी की हेल्प कर दे, ताकि जल्दी से जल्दी ऑर्डर को फुलफिल किया जा सके। पहला क्वेश्चन, जिसकी वजह से दूसरी कंपनी से आउटसोर्स करने की वजह से 30% हमारा कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब हमारा खर्चा जो है 30% और ज्यादा लग गया प्रोडक्शन में। पहला पॉइंट, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली? बताइए, कह रहा है कि क्या प्रोडक्शन मैनेजर ने इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अपने काम को कंप्लीट किया? आप खुद देखिए, जितनी बातें हम आपको यहाँ पे बताएं उन्हीं बातों में से इसका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। और आंसर क्या होगा कि प्रोडक्शन मैनेजर क्या है, आंसर अगर हम बात करें यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर ए, तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर आप लिखेंगे, प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव बट नॉट इफिशिएंट, क्योंकि उससे क्या हो गया, कॉस्ट बढ़ गया। कॉस्ट 30% बढ़ने की वजह से इफिशियंसी को नहीं इंश्योर कर पाया, बट इफेक्टिवनेस टारगेट्स को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। सेकंड क्या कह रहा है, गिव एनी 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। तो आपके सामने भी डिफरेंस लिखा होता है। इफेक्टिवनेस मतलब टारगेट्स को या गेटिंग थिंग्स डन, और इफिशियंसी का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन विथ मिनिमम कॉस्ट। और ये फोकस करता है टारगेट को अचीव करने पे, ये फोकस करता है इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशनशिप पे, ये फोकस करता है हमारा इफेक्टिवनेस कि सही काम को किया जाए, और ये कहता है इफिशियंसी कहता है काम को सही तरीके से किया जाए। तो पहला केस स्टडी आपको इस तरीके से हो गया, डिफरेंस पता चल गया। फिर आगे हम लोग सेकंड केस स्टडी की बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, ABC लिमिटेड, a garment manufacturing company, set the target production of 100 garments per month at the estimated cost of 200 per garment. Mohan, a worker, worked double shift and manufactured around 150 garments, but at the estimated cost of 230 per garment. On the other hand, Ravi, another worker, focused on cost and handled resources very carefully. So he manufactured 90 garments, but at the estimated cost of 190 per garment. Third worker maintained the balance and achieved the target of 100 garments at estimated cost of 200 per garment. तीन यहाँ पे वर्कर हैं। पहला वर्कर ने 150 गारमेंट्स बनाया, लेकिन कॉस्ट उसकी कितनी थी, 230। और दूसरे लेबर ने यहाँ पे बनाया कितने, 90 गारमेंट्स तैयार किए और उसकी कॉस्ट कितनी थी, 190। और तीसरे जो लेबर थे उसने 100 गारमेंट्स बनाए, लेकिन कॉस्ट उसने कितना, 200 पर गारमेंट। टारगेट हमारा क्या था कि कॉस्ट हमारा 200 लगना चाहिए और 100 गारमेंट्स तैयार होने चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए, आइडेंटिफाई द क्वालिटी पोजेस्ड बाय रवि, मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। बताओ, रवि और मोहन के बारे में पूछ रहा है। आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। आपको आंसर पहले से ही पता चल चुका होगा कि क्या इसका आंसर है, सॉल्यूशन ए। बताइए, यहां पे देखते हैं हम लोग, रवि एंड मोहन। बताइए, रवि की अगर बात करें और मोहन की बात करें तो रवि ने यहां पे 150 गारमेंट्स एट द रेट 230 रुपए में तैयार किया, और मोहन जो है उसने कितने, 90 गारमेंट्स एट द रेट, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 90 गारमेंट्स उसने बनाए कितने पे, 190 रुपए में। और हमारा यहाँ पे टारगेट क्या था, टारगेट हमारा था 200 गारमेंट्स
@200 रुपीज, 200 रुपए। तो बताइए, अब आप खुद आंसर कर सकते हैं। 150, टारगेट कितना था 200, इसने 150 बनाया और 230, तो नहीं, गारमेंट का जो टारगेट था वो 100 था। गारमेंट्स कितने बनाने थे? 100 गारमेंट बनाने थे। टारगेट हमने ज्यादा लिख दिया यहाँ पे, 100 होना चाहिए, 100। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि इसकी अगर हम बात करें तो इसने 150 बनाया, मतलब इफेक्टिव बट नॉट इफिशियंट, इफिशियंट नहीं है। दूसरा 90 गारमेंट्स बना रहा है, तो लेकिन 190 रुपए में, तो ये क्या है? इफिशियंट बट नॉट इफेक्टिव, तो नॉट इफेक्टिव। तो दूसरा अगर हम केस कहें कि यहाँ पे रवि और मोहन की बात करें, तो रवि क्या है? इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब 100 गारमेंट्स के यहाँ 150 गारमेंट्स ने बना दिया, लेकिन कॉस्ट ज्यादा ले लिया, इसलिए वो इफिशियंट नहीं है। दूसरा मोहन की अगर बात करें, उसने 90 गारमेंट्स बनाए, लेकिन उसने 190 रुपए कास्ट लगाया, तो 90, 100 का टारगेट था, 90 का, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इफिशियंट है, उसने कॉस्ट को बचा लिया। फिर दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट क्वालिटी इज पॉजेस्ड बाय थर्ड वर्कर। तो सेकंड अगर हम बात करें, तो थर्ड वर्कर हमारा क्या है? बोथ इफेक्टिव एंड इफिशियंट। वो इफेक्टिव भी है और इफिशियंट भी है, क्योंकि उसने 100 गारमेंट्स और 200 की रेट से उसने बनाया था। तो उसने कॉस्ट, इनपुट और आउटपुट को भी ध्यान रखा, और जो भी टारगेट से उसको भी ध्यान रखा। विच वर्कर इज प्रिफर्ड बाय मैनेजमेंट? बताइए। तीसरा, कौन सा वर्कर को प्रिफर करेगा मैनेजर? सीधी सी बात है, जो वर्कर इफेक्टिव एंड इफिशियंट दोनों होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तीसरे वर्कर का हमारा नाम क्या है? नाम नहीं दिया हुआ थर्ड वर्कर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड वर्कर, थर्ड वर्कर इज प्रिफर्ड बाय मैनेजर। चलिए, तीनों आंसर्स हो गए। यहाँ पे ए बी सी 3 पार्ट में दिया हुआ था, तीनों को हमने देख लिया। तो आपने सिस्टमैटिकली देखा कि सारे केस स्टडी इसी तरीके से। अब किसी भी कॉन्सेप्ट में क्या क्या की पॉइंट्स है उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको इफेक्टिवनेस की मीनिंग ध्यान रखना है, इफिशियंसी की मीनिंग ध्यान रखना है, प्रोसेस का मतलब और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। इसी तरीके से सारे टॉपिक के सारे लर्निंग गोल्स को हम लोग सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। बस आप माइंडफुली हमारे सारे वीडियोस को देखते रहिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर सके। थैंक यू सो मच।